हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे सॉल्यूशन चैप्टर और इसमें हम लोग ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के टाइप पढ़ रहे थे और उसमें 3 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिया था। तो नेक्स्ट एंड लास्ट जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो कौन सी है? ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें ऑस्मोसिस के बारे में जान लेना ज़रूरी है। तो पहले हम पढ़ेंगे कि ऑस्मोसिस क्या होता है। देखिए, ऑस्मोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसको आपने अपने इर्द गिर्द अपने घर में कई बार देखा हुआ है। इस प्रोसेस को एक एग्जांपल लेता हूँ, आप बेहतर समझ पाएंगे। जैसे आपने अपने घर में किशमिश ज़रूर कभी ना कभी यूज़ किया होगा, रेजिन्स जिसे बोलते हो आप। तो कभी ना कभी आपने इसको इस्तेमाल ज़रूर किया होगा, किशमिश को या मुनक्के को कभी ना कभी इस्तेमाल किया होगा। तो ये जो सूखा हुआ होता है किशमिश जो आता है मार्केट में, इसको आप अगर 1, 2 या 4 पीस को आप उसको 1 गिलास वाटर में डाल दो, फ्रेश वाटर में उसको डाल दो। डालने के बाद क्या करो कि थोड़ी देर बाद या 2-3 घंटे बाद या आप रात में भिगो के रख दो और सुबह देखो उसको, तो आप देखोगे कि जो रेजिन्स आपने उसमें डाले थे वह स्वेल कर गए। वो क्या किए? स्वेल कर गए। मान लो हमने एक गिलास वाटर लिया था, एक कंटेनर है, इसमें फ्रेश वाटर फिल किया था और उसमें हमने डाल दिया था एक, ऐसे देखिए ऐसे न रहता है, ऐसे छोटी सी एक पीस रहती है, ठीक है। मान लीजिए ये क्या था? ये था हमारा रेजिन था। अब इसको इसमें डाल दिया। डालने के बाद आप देखेंगे आफ्टर 3 to 4 आवर्स, या आप एक रात भीगा रहने दीजिए। इसके बाद आप देखोगे कि ये जो हमने यहाँ पे लिया हुआ था ये ऐसे हो गया, ऐसे स्वेल कर जाएगा। क्या हुआ? इसमें स्वेलिंग आ गई। अब क्यों स्वेल कर गया ये सवाल रहता था। पहले देखो ये छोटा सा था, अभी देखो स्वेलिंग हो गया। स्वेलिंग ऑफ रेजिन टेक्स प्लेस। क्यों स्वेलिंग हो गया? क्योंकि जब इसको आपने इसमें फिल किया, इसमें आपने इसको जब भिगा दिया, तो हुआ क्या, ये जो वाटर का पार्टिकल था, वाटर को क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं प्योर सॉल्वेंट। क्या बोलते हैं? प्योर सॉल्वेंट। तो हुआ क्या इसमें बेटा, ध्यान से देखो। ये जो प्योर सॉल्वेंट था ये ऐसे, इसके अंदर जो पल्प था, इसके अंदर जो सॉल्यूशन था, उस सॉल्यूशन में फ्लो कर गया और ये क्या हुआ, रेजिन जो है स्वेल करके देखिए बड़ा हो गया। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या हुआ यहाँ पे? ऑस्मोसिस हुआ। और ध्यान से देखो तो ऑस्मोसिस किसके थ्रू हुआ? देखो इसके ऊपर एक लेयर थी ना, ऐसे अभी ऐसे दिखा रहा था कि एक हमने लिया हुआ है, ये बनाया छोटा सा, ये है। तो आप देख रहे हो ये जो लेयर है, अपर लेयर है, ये कैसे काम करती है? एसपीएम की तरह। ये क्या होती है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका जो आउटर लेयर होता है ये एसपीएम की तरह वर्क करता है। और इसके अंदर आप जानते हो ना, इसके अंदर पल्प फिल होता है। तो ये जो होता है इसको हम जैसे माने कि इसमें क्या होता है, मीठा लगता है खाने में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ शुगर के पार्टिकल इसमें डिजॉल्व है, सैल्यूट के पार्टिकल्स इसके अंदर हाईली कंसनट्रेटेड वे में, तभी तो मीठा लग रहा है। इसका मतलब इसके अंदर जो सोल्यूशन था वो ज़्यादा कंसनट्रेशन का था और इसके बाहर जो प्योर सॉल्वेंट था उसमें तो सैल्यूट डिजॉल्व ही नहीं था। तो होता क्या है ऑस्मोसिस में, क्या होता है कि फ्लो किसका होता है? ध्यान से देखना, फ्लो किसका होता है? प्योर सॉल्वेंट का। देखो वाटर जा रहा था ना इसके अंदर, तो क्या हुआ? फ्लो किसका हुआ? बोलो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। फ्रॉम फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स थ्रू एसपीएम। किसके थ्रू हुआ? बोलो, एसपीएम। ये जो इसकी आउटर लेयर थी उसे क्या बोल रहे हैं? एसपीएम। कह रहा है फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एसपीएम, थ्रू एसपीएम, फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, देखो प्योर सॉल्वेंट फ्लो किया ना, वाटर गया ना, प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अब बोलो याद रहेगा? अब तो एग्जाम्पल से बता दिया आपको, कोई दिक्कत है? आपने देखा जरूर होगा किशमिश अपने घर में, एकदम छोटा सा सिकुड़ा हुआ रहता है, इतना छोटा सा, और उसको जब वाटर में डाल देते हैं तो वाटर में डालने के बाद जब स्वेल कर जाता है, तो मैं आपको एक स्वेल हुआ रेजिन दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने इसको भिगा के रखा था आपको दिखाने के लिए। ये देखिए, देखिए इसका साइज इतना बड़ा हो गया, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है? देखिए इसका साइज बढ़ गया। ये क्या है?
ये स्वेल हुआ हुआ रेजिन है। और देखिए इसकी जो अपर लेयर है, ये जो अपर लेयर है, इसी अपर लेयर को बोल रहे हैं कि ये एसपीएम की तरह वर्क करती है। एसपीएम का काम जानते हैं क्या होता है कि एसपीएम केवल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के फ्लो को अलाउ करता है। सैल्यूट का मॉलिक्यूल उसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि सैल्यूट का पार्टिकल जो साइज होता है वो बड़ा होता है, तो बड़े पार्टिकल साइज को अलाउ नहीं करता। तो कहते हैं कि एसपीएम जो होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। ये 2-3 बातें हैं जो ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ऑस्मोसिस का प्रोसेस आपको फिगर से दिखा दिया है कि यहाँ पे देखिए जो किशमिश का पार्टिकल था, देखिए वह स्वेल कर गया, क्योंकि इसके अंदर वाटर के पार्टिकल, वाटर का मॉलिक्यूल, मतलब वो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल फ्लो करके अंदर चला गया। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है बोलो? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है। अब जब ऑस्मोसिस समझ लिए तब अब देखिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए पहले जाने कि ये जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, इसी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को जो प्रेशर इसको स्टॉप कर देगा, मतलब जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल किस में फ्लो कर रहे हैं बोलो? सोल्यूशन की साइड जा रहे हैं। किसके थ्रू जा रहे हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जा रहे हैं। तो ये जो प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन की साइड में फ्लो हो रहा है, इसी को रोकना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि प्योर सॉल्वेंट सोल्यूशन की साइड में फ्लो ना करे, स्टॉप हो जाए, ये फ्लो का होना स्टॉप हो जाए। तो इसको स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है, जितना प्रेशर हमें अप्लाई करना पड़ता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ पे सीखना ये है कि वो प्रेशर के साइड अप्लाई करना पड़ेगा, कितना अप्लाई करना पड़ेगा, क्या होता है, इसको देखते हैं। देखिए इसके लिए एक फिगर बना रहे हैं। इस फिगर को बनाना आप सीख जाएंगे तुरंत। बेहद आसान फिगर है। यहाँ से आपको एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ पूछा जरूर जाता है ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड। देखो जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आपने पढ़ा है बेटा ना, इसमें से कुछ ना कुछ आएगा ज़रूर। ऐसे तो 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल आता है, लेकिन कई बार थियरी के पोर्शन में भी पूछता है। इस वजह से यहाँ की सारी बातें समझ लेना ज़रूरी है। ये देखो 2 कंटेनर हमने लिया, दोनों को एक कनेक्टर से ऐड कर दिया, जोड़ दिया दोनों को। ये देखो एक यहाँ पे पिस्टन लगा दिया, उतनी ही हाइट पे देखो एक पिस्टन यहाँ भी लगा दिया। ठीक है। इस पे एक प्रेशर अप्लाई कर दिया। यहाँ देखो एक एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जिसे कहते हो, एसपीएम लगा दिया। यहाँ पे जो प्रेशर है वो पी एटमॉस्फेयर है। यहाँ पे भी जो प्रेशर है पी एटमॉस्फेरिक मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके बराबर प्रेशर दोनों पे अप्लाई कर रखा है। दोनों पे बराबर प्रेशर है, आप देख रहे हो। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे देखो हमने इसमें सॉल्वेंट फिल कर दिया, इसमें सोल्यूशन फिल कर दिया। आप किसी साइड कुछ भी कर सकते हो। सपोज हमने इधर सोल्यूशन फिल कर दिया और इधर सॉल्वेंट फिल कर दिया। अभी तो कोई भी साइड में आप कुछ भी फिल करो, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई क्या क्या करना है बेटा? एक कंटेनर लिया है, देखो उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है। बीच में एसपीएम लगा दिया, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका काम क्या है बताओ? ये केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो को अलाउ करेगा, सैल्यूट का मॉलिक्यूल इसके थ्रू फ्लो नहीं कर सकता। समझ गए? अब देखो दोनों पे एक पिस्टन लगा के यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर दिया, बराबर प्रेशर है। तो अभी क्या होगा, आप जानते हो कि नेचुरली ऑस्मोसिस होगा। और ऑस्मोसिस में क्या होता है बोलो? ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है? ये प्योर सॉल्वेंट है। सपोज वाटर लिया है, तो ये प्योर सॉल्वेंट है। तो हमने पढ़ा कि प्योर सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल किधर फ्लो करेगा बोलो? सोल्यूशन की साइड में। यही तो पढ़ा ना। किसके थ्रू करेगा? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो सॉल्वेंट का पार्टिकल प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड में फ्लो करता है, इसी को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अब देखो वाटर इधर से इधर आ रहा है, हम चाहते हैं कि ये बंद हो जाए, ये वाटर का फ्लो जो है बंद हो जाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इस साइड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा एक बात का ध्यान रखना कि प्रेशर किस साइड बढ़ाना है और क्यों बढ़ाना है। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए ये यहाँ एक पत्थर हमने सपोज कर लिया और ये पत्थर ऐसे गिरता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। सपोज हम ऐसे नीचे खड़े हैं और ये ढनकता हुआ, लुढ़कता हुआ हमारी तरफ आ रहा है, ऐसा ढन 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 करते आ रहा है। अब क्या करें? उस पत्थर को रोकना चाहते हैं तो ऐसे तो प्रेशर लगाना पड़ेगा इस साइड से। मतलब जिधर फ्लो होगा, जिस साइड वो बहता हुआ आ रहा होगा, उसके अपोजिट में ऐसे फ्लो करना हमें लगाना पड़ेगा, प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब वो जाके रुकेगा। ठीक वही इधर देखो, ऐसे फ्लो आ रहा है ना इस साइड, पानी ऐसे बहता हुआ इस साइड आ रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस साइड से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। किस साइड से? ध्यान से देखो,
इधर से बहता हुआ पानी आ रहा है, हमें इस साइड से प्रेशर लगाना पड़ेगा। तो ये साइड कौन सा है बोलो, सोल्यूशन का साइड। ये बात ध्यान रखना, इसीलिए एग्जाम्पल लेके बताया हूँ, नहीं तो बच्चा ही उल्टा लिखाता है एग्जाम में। क्या करना है, सोल्यूशन की साइड में प्रेशर अप्लाई करना है। जैसे ही हम सोल्यूशन की साइड में प्रेशर अप्लाई करेंगे, जैसे ही यहाँ प्रेशर बढ़ाना शुरू करेंगे, तो जिस प्रेशर पे ये ऑस्मोसिस बंद हो जाएगा, जिस प्रेशर पे सॉल्वेंट का आना इधर बंद हो जाएगा। पहले सॉल्वेंट आ रहा था, हम इधर से प्रेशर अप्लाई किए, जिस प्रेशर पे, जितने अमाउंट के प्रेशर पे ये सॉल्वेंट का फ्लो इस साइड आना बंद हो जाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बात, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द एक्सेस प्रेशर that applied on the solution side to just stop the flow of solvent molecule, to just stop the flow of solvent molecules from pure solvent to solution through semi permeable membrane is called osmotic pressure, अब इसको कैसे भी लिखो बेटा, समझ लेना है पहले कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल के फ्लो को प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन के साइड में आ जो रहा था उसको बंद कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिखा है द एक्सेस प्रेशर दैट अप्लाइड ऑन अ सोल्यूशन साइड, अभी बताया था ये साइड सोल्यूशन साइड ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं, इधर से क्यों धकेल रहे हैं। टू जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, जो लिखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जैसे ही सॉल्वेंट का पार्टिकल आना बंद करेगा, ठीक उसी पॉइंट को, उसी प्रेशर के पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सोल्यूशन, आ कहाँ से रहा था, प्योर सॉल्वेंट से सोल्यूशन की साइड में आ रहा था ना, तो उसी को बंद करना था। कैसे आ रहा था, थ्रू द एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए बात। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पाई से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पाई से। यानी इस साइड हमें कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, हमें अप्लाई करना पड़ेगा क्या, पाई के बराबर प्रेशर। समझ गए ना। और यही प्रेशर क्या कहलाता है बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर। आ गया समझ में। देखो पहले दोनों साइड प्रेशर बराबर था, फिर हमने क्या किया, प्रेशर को एक साइड इंक्रीज किया, किस साइड किया, सोल्यूशन की साइड। इसीलिए देखो लिखा है द एक्सेस प्रेशर, बढ़ाया ना प्रेशर को, कितना बढ़ाया, पाई। पाई मतलब क्या, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है। समझ गए, इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल डेटा से ये पता चलता है कि डाइल्यूट सोल्यूशन के लिए जो प्रेशर होता है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, चलिए ये समझ गए होंगे फिगर के थ्रू आप अच्छे से। अब देखिए यहाँ लिखेंगे फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन it is found that pi, that is osmotic pressure, is directly proportional to molarity नहीं कह रहा हूँ, molarity मतलब number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution. Pi is directly proportional to molarity at constant temperature T. इसको चाहो तो दो में लिख सकते हो ऐसे करके कि pi is directly proportional to concentration molarity and pi is directly proportional to T. इसके बाद यहाँ बना सकते हो pi is equal to C into T. तो हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि pi is directly proportional to molarity at constant temperature T, at a given temperature T. और इस साइन को हटाना चाहेंगे तो pi is equal to क्या हो जाएगा, R into C T. इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, pi is equal to CRT. इसी फॉर्मेट में लिखते हैं हम लोग, pi is equal to CRT. तो एक फार्मूला आ गया देखिए, pi is equal to CRT. pi क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, C क्या है, मोलरिटी, R क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर होती है, इसे हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं या सोल्यूशन कांस्टेंट भी कहा जाता है। T क्या है, एक गिवन टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर है जो भी जिस पे भी रिएक्शन दिया होगा। तो ये देखिए यहाँ से ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। लेकिन एग्जाम में बेटा हमसे क्या पूछता है, एग्जाम में हमसे पूछता है कि हमें मोलर मास निकालना होता है सैल्यूट का। क्या निकालने के लिए ये कहता है, मोलर मास कहता है निकालने के लिए सैल्यूट का। तो देखो मोलर मास जब कहेगा सैल्यूट का निकालने के लिए तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एक हमने सॉल्वेंट लिया है
जिसको 1 से डिनोट कर रहे हैं, और दूसरा इसमें सैल्यूट मिलाया है जिसको 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो सैल्यूट के मोल को कैसे डिनोट कर देंगे बोलो, N2 से, क्योंकि सैल्यूट को 2 से कर रहे हैं ना। तो नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, N2। एंड नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू पढ़ा था क्या आपने, मास अपॉन मोलर मास, दैट इज W2 अपॉन M2 आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पे अगर हम C की वैल्यू रखना चाहें, C क्या है, मोलरिटी है ना, और मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होता है, N अपॉन V, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो N2 की वैल्यू कितना है बोलो, W2 अपॉन M2 इंटू V। आ गया ना, ये क्या आ गया, मोलरिटी की वैल्यू आ गई। अब इसी की वैल्यू ला के यहाँ रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा फार्मूला बोलो, पाई इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू V इंटू R इंटू T। ये देखिए फार्मूला आ गया। अगर हमसे कहेगा मोलर मास निकालने के लिए, मतलब M2 की वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है, तो M2 की वैल्यू कैसे निकलेगी बोलो, M2 की वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकलेगी बोलो, क्या करोगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू हो जाएगा W2 इंटू RT अपॉन पाई इंटू V हो जाएगा ना। कोई दिक्कत है? देखो यहाँ से M2 यानी मोलर मास ऑफ सैल्यूट की वैल्यू आ जाएगी। ये क्या है, M2 क्या है, मोलर, ये क्या है, मोलर मास ऑफ सैल्यूट। यहाँ से मोलर मास ऑफ सैल्यूट की वैल्यू आ जाएगी। और इस टेक्निक का इस्तेमाल ऑस्मोटिक प्रेशर से, ऑस्मोटिक प्रेशर के थ्रू जो मोलर मास ऑफ सैल्यूट निकालने की टेक्निक होती है, इसका इस्तेमाल हम मोस्टली बायोमोलिक्यूल्स के मोलर मास को निकालने में करते हैं, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो हायर टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अनस्टेबल रहते हैं। इस वजह से इस टेक्निक का इस्तेमाल वहाँ पे किया जाता है। तो आपको बहरहाल न्यूमेरिकल्स में ऐसे पूछेगा तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हम इसको यूज़ कर पाएंगे, फार्मूले को कैसे लगा पाएंगे। आ गया समझ में? M2 क्या है बोलो, मोलर मास ऑफ सैल्यूट है। W2 क्या है बोलो, W2 क्या है, मास ऑफ सैल्यूट है, ठीक है ना। R क्या है बोलो, गैस कांस्टेंट है, ठीक है। T क्या है, टेम्परेचर है, गिवन टेम्परेचर, आर कहो कि कांस्टेंट टेम्परेचर जो भी दिया होगा टेम्परेचर। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, लीटर में। आ गया। और पाई क्या है बोलो, ऑस्मोटिक प्रेशर है। पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। ये तो हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, समझ गए। अब एक बात यहाँ और ध्यान दो, जो एग्ज़ाम में हमें न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन बना लेती है। देखो क्या है, अगर हमारे पास दो सोल्यूशन हो, अभी तो हम देखो एक बात कर रहे थे, जो एग्जाम्पल लिया था ऑस्मोसिस में भी, उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था कि एक प्योर सॉल्वेंट था और उसमें हमने क्या मिला दिया था, कोई एक किशमिश मुनक्का जो भी आप उसमें डाल दो, तो उसमें देख रहे थे कि प्योर सॉल्वेंट का सोल्यूशन में फ्लो हो रहा था, यही था ना। अगर लेकिन यहाँ पे दो सोल्यूशन आ जाएं, अभी तक ध्यान देना कि प्योर सॉल्वेंट एक था और एक के अंदर सोल्यूशन था। अब क्या हो, अगर मान लीजिए दो सोल्यूशन आ जाएं एक साथ, तो जब दो सोल्यूशन आएंगे, सपोज करिए कि हम दो सोल्यूशन लिए हैं, सोल्यूशन 1 है, ये 1 है, और दूसरा सोल्यूशन 2 है, ठीक है। अब अगर इन दोनों का सोल्यूशन 1 और सोल्यूशन 2 दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो, मान लीजिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 2 है। अगर पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 हो जाए, इफ पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, क्या हुआ, जो पहला सोल्यूशन था इसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सोल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर के अगर बराबर हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोटोनिक सोल्यूशन। आइसो मतलब जानते हैं ना, सेम हो जाना, तो ऐसे सोल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सोल्यूशंस। याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल में क्वेश्चन बनता है। अभी एक साल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था न्यूमेरिकल में, तो उसने दे दिया था कि दो सोल्यूशन दिए थे और बोला था कि आइसोटोनिक सोल्यूशन है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पाई 1 पाई 2 की वैल्यू बराबर करके इसका फार्मूला CRT वाले फार्मूले पे अप्लाई करके दोनों की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो ये वहाँ पे भी काम आएगा, ध्यान रखना। दूसरी कंडीशन देखो, ये फर्स्ट कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन देखो क्या हो सकती है, ये पहली कंडीशन बताया आपको। दूसरा देखिए, मान लीजिए हमारे पास दो सोल्यूशन थे और इन दोनों सोल्यूशन में पाई 1 की वैल्यू ज़्यादा थी और पाई 2 की वैल्यू कम थी। क्या बोल रहा हूँ, फर्स्ट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा था और सेकंड सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम था। तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा इसे हम क्या बोलेंगे, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक मतलब होता है कि फर्स्ट सोल्यूशन एज कंपेयर टू सेकंड सोल्यूशन हाइपरटोनिक है। हाइपर मतलब ज़्यादा, कहते हैं ना बहुत हाइपर मत हो,
मतलब बहुत गर्माओ नहीं, कहते हैं ना लड़ाई झगड़ा होता है ना, कहते हैं बहुत हाइपर मत हो, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ो मत। तो जब बढ़ गया तो क्या होगा, हाइपरटोनिक, याद रहेगा ना, एक समझो कि एक जुगाड़ है, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो, अगर पाई 1 की वैल्यू कम हो और पाई 2 की वैल्यू ज़्यादा हो, तो अब क्या होगा, अब जो फर्स्ट सोल्यूशन होगा ये सेकेंड सोल्यूशन के कंपेयर में कैसा होगा, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सोल्यूशन होगा। समझ गए बात। तो तीन तरह के सोल्यूशंस मिल सकते हैं। आइसोटोनिक, दोनों में क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा। दूसरे में क्या है, देखो दो सोल्यूशन है, पहले सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है तो पहला सोल्यूशन दूसरे के कंपेयर में हाइपरटोनिक है, ठीक है। दो सोल्यूशंस हैं, उसमें पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, तो जो पहला सोल्यूशन है वो दूसरे सोल्यूशन के कंपेयर में हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मतलब पहले का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है और दूसरे का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, ठीक। अब एक बात यहाँ पे आप समझ लेना कि अगर दो सोल्यूशन हैं तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वो हमेशा फ्लो करेगा, अगर दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए एसपीएम के थ्रू, तो हमेशा जो लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, उसके सॉल्वेंट के पार्टिकल फ्लो करेंगे हायर ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सोल्यूशन की साइड में। समझ गए ना। या हम यहीं पे एक बात और अभी बताए थे आपको, ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हम दूसरी बात ये भी कह सकते हैं कि अगर दो सोल्यूशन हैं और दोनों को एसपीएम से कनेक्ट कर दिया जाए तो जिसका कंसंट्रेशन, जिस सोल्यूशन में सैल्यूट का कंसंट्रेशन कम होगा, वो वाला सोल्यूशन, वो वाला उसमें के सॉल्वेंट पार्टिकल दूसरे हायर सोल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन के सोल्यूशन की साइड फ्लो करेंगे। समझ गए। इसका मतलब ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट का फ्लो होता है, सॉल्वेंट का फ्लो होता है किधर से किधर होता है, लो सैल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ होता है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि कंसंट्रेशन हमेशा सैल्यूट का होता है। ये एक सोल्यूशन ये है, दूसरा सोल्यूशन ये है, ये सोल्यूशन 1 सपोज है, ये सोल्यूशन 2 है। अब देखिए सोल्यूशन 1 में लो सैल्यूट कंसंट्रेशन है एज कंपेयर टू सोल्यूशन 2 हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन है। तो लो सैल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सैल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट का पार्टिकल फ्लो करेगा, ऑस्मोसिस का डायरेक्शन होगा। समझ गए। और इसी बात को कह सकते हैं कि ये लो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है और ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है, ये हाई ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है। तो ये डायरेक्शन भी ध्यान रखना है कि इस डायरेक्शन का फ्लो होता है तो सॉल्वेंट का पार्टिकल हमेशा लो टू हाई फ्लो करता है, लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या कहें कि लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्वेंट का पार्टिकल हमेशा ऐसे ही फ्लो करता है। ये तो हो गया आपको आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में बात, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है मुझे छोटी सी, ये जो हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक बताया था, आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है कि जो आपकी रेड ब्लड कार्सल्स होती हैं, आरबीसी जो होती है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है, आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है इसलिए बता रहा हूँ। आरबीसी के अंदर जो फ्लूइड होता है उसका कंसंट्रेशन होता है 0.91% मास बाई वॉल्यूम। क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम तो समझते हो ना, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, मास बाई वॉल्यूम लेते हैं। तो इसका कंसंट्रेशन 0.91% होता है। अब अगर आरबीसी को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया जाए, एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया जाए जिसका कंसंट्रेशन कितना हो, 0.91% हो, मतलब जो सोल्यूशन में इसको हमने डाला है उसका भी कंसंट्रेशन कितना है, 0.91%। इसका मतलब ये दोनों सोल्यूशन कैसे हो जाएंगे बोलो, अभी बढ़ाया है ना, ये दोनों सोल्यूशन कैसे हो जाएंगे बोलो, दोनों का जो कंसंट्रेशन है बराबर है, इट मीन्स दोनों क्या है, आइसोटोनिक है ना। तो ये दोनों सोल्यूशन कैसे है, आइसोटोनिक, आइसोटोनिक होंगे कि नहीं। अच्छा एक बात ध्यान रखना, कहीं कंफ्यूज मत करना, आइसोटोनिक मतलब जिनके ऐसे दो सोल्यूशन जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हों, और ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन होता है। तो ये भी कह सकते हैं कि जिन दो सोल्यूशन के कंसंट्रेशन बराबर होंगे उनको हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कह सकते हैं। तो ध्यान रखना, तो ये दोनों आइसोटोनिक हैं। इसका मतलब ना आरबीसी का फ्लूइड इधर जाएगा ना ये सोल्यूशन इधर जाएगा, मतलब आरबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो इफेक्ट ऑन आरबीसी टेक्स प्लेस, नो इफेक्ट ऑन आरबीसी टेक्स प्लेस। आएगा कि नहीं। अब अगर इसी आरबीसी को
ये पहली बात समझ गए, कोई दिक्कत है, आ रहा है ना। अगर हम एक सवाल और आपसे पूछ रहे हैं, ये मान लीजिए इसका कितना परसेंटेज है, कितना कंसंट्रेशन है, 0.91%। अब मान लीजिए हमने इसको एक ऐसे सोल्यूशन में फिल किया, ये जो सोल्यूशन फिल कर रहा है इसका कंसंट्रेशन कितना है, मोर देन 0.91% है। ये किसका सोल्यूशन होता है, NaCl का सोल्यूशन होता है। ये भी किसका सोल्यूशन होता है, NaCl का, ठीक है। और इसका कंसंट्रेशन कितना है, 0.91% से ज़्यादा है, ठीक है। इसका कंसंट्रेशन जो सोल्यूशन हमने फिल किया है ये 0.91% कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा, इसका कंसंट्रेशन कम हो गया, आरबीसी का कंसंट्रेशन इतना है और जिस सोल्यूशन में NaCl का जो सोल्यूशन प्रिपेयर किया है उसका कंसंट्रेशन 0.91% से ज़्यादा है। तो अभी क्या पढ़ा है कि लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल। इसका मतलब इसके अंदर जो फ्लूइड है वो क्या होगा, उसका सॉल्वेंट का पार्टिकल ऐसे फ्लो करेगा, मतलब आरबीसी से लिक्विड की साइड में ऐसे फ्लो करेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो आरबीसी होगी वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी ना, श्रिंक कर जाएगी। इसका मतलब श्रिंकेज ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस, ठीक है ना, क्या करेगी, श्रिंक कर जाएगी। कोई दिक्कत है, यहाँ तक समझ गए, ठीक है। और इसी का उल्टा कर दें, मतलब आरबीसी जो हमने लिया हुआ है इसका कंसंट्रेशन 0.91%, इसको हम एक ऐसे सोल्यूशन में डाल रहे हैं NaCl सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है ये क्या है, लेस देन 0.91% है। अगर लेस देन 0.91% है तो क्या होगा, लो टू हाई फ्लो करेगा। इसका मतलब इस सोल्यूशन का जो सॉल्वेंट होगा वो आरबीसी में ऐसे फ्लो कर जाएगा, तो क्या होगा, आरबीसी क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेलिंग ऑफ आरबीसी टेक्स प्लेस। हो जाएगा कि नहीं, बोलो, ये समझ गए। तो एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है कि हमने एक आरबीसी का पार्टिकल, आरबीसी का एक हमने डाला है एक ऐसे सोल्यूशन में जिसका कंसंट्रेशन इन तीनों में से कोई कर दे, ज़्यादा कर दे, कम कर दे, तो क्या होगा, ये बताना हो सकता है। एक एक नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, समझ गए। तो आप ऐसे देख के बता सकते हो। और जो NaCl का 0.91% सोल्यूशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं सलाइन वाटर, और इसका यूज कहाँ करते हैं, जो इंट्रावेनस इंजेक्शन लगते हैं, जो आपने देखा होगा कि दवाओं में जो लिक्विड मिला के इंजेक्ट किया जाता है उस इंजेक्शन में यही वाला वाटर का इसी कंसंट्रेशन का NaCl सोल्यूशन फिल किया जाता है। क्यों फिल करते हैं, क्योंकि देखो जब इसको लगा रहे हैं तो आरबीसी पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, ये आरबीसी एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर इसको डाल दें तो पता लगा श्रिंक कर गई आरबीसी। इसको डाल दें, आरबीसी क्या करेगी, स्वेल कर जाएगी, स्वेल करेगी, ब्रस्ट भी कर सकती है, फट भी सकती है, तो नुकसान हो सकता है। तो हम कौन सा यूज कर सकते हैं, इसी सलाइन वाटर का यूज करते हैं। कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि सलाइन वाटर का कंसंट्रेशन कितना होता है, तो 0.91% NaCl सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर बोलते हैं। कोई दिक्कत है, आ गया यहाँ तक बेटा। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड जो सोल्यूशंस बनते थे, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, ये सब बता दिया, और आपको ये आरबीसी के ऊपर इसका इफेक्ट बता दिया। अब जो अगला लेक्चर होगा आपका हमारा, वो होगा रिवर्स ऑस्मोसिस पे और ऑस्मोसिस से होने वाली डिजीज़ पे। एक डिजीज़ होती है एडमा। एडमा क्या होती है, मैं थोड़ा सा बता दूं एडमा में क्या होता है। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, जैसे आपके घर में भी कुछ लोग होंगे जो नमक सब में बराबर है लेकिन उनको थोड़ा चाहिए, तो जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं, सॉल्टी फूड लेते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी बॉडी में वाटर का रिटेंशन होने लगता है। रिटेंशन मीन्स क्या होता है कि जैसे हमारे जो इंटरसेलुलर स्पेसेज होते हैं, इसके अंदर जो मसल्स होती हैं, जो टिश्यूज़ होते हैं, उनमें जो फ्लूइड होता है वो क्या करता है, उस फ्लूइड का जो पार्ट, उस फ्लूइड में जो वाटर का पार्ट होता है, आप जानते हो कि हमारी बॉडी का 75% वाटर होता है, तो ये जो वाटर का पार्ट होता है, ये वाटर का पार्ट वहाँ से क्या करता है, वाटर रिटेंशन होता है, मतलब ऑस्मोसिस की वजह से ये वाला होने लगता है। ये वाला ऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है कि जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में वाटर है, जो टिश्यूज़ में हमारे वाटर है, वो क्या होता है, ऑस्मोसिस की वजह से हमारी अपर स्किन के ये जो चमड़ी होती है हमारी ऊपर वाली, इसी के ठीक नीचे आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि कहते हैं ना कि उनके शरीर में पानी हो गया, तो इसी पानी होने को क्या बोलते हैं, एडमा बोलते हैं। क्या होता है, शरीर में स्वेलिंग हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, पफनेस और स्वेलिंग इज कॉल्ड एडमा। जो हमारी बॉडी में स्वेलिंग होती है ज़्यादा नमक खाने की वजह से, इसी को क्या बोलते हैं, एडमा बोलते हैं। अब तो याद रहेगा।
कोई दिक्कत है? और जिसको एडमा हो जाए ना, उसकी बॉडी को ऐसे टच करके, ऐसे प्रेस करके देखो, ऐसे प्रेस करके देखो, तो यहाँ पे ऐसे एक स्पॉट सा बन जाएगा, जैसे लगेगा कि यहाँ पे गड्ढा कर दिया। ऐसे थोड़ी देर दबाए रखोगे तो लगेगा जैसे गड्ढा बना दिया, उसी को एडमा बोलते हैं। क्यों होता है? ज़्यादा नमक खाने की वजह से। होता क्या है? वाटर का रिटेंशन हो जाता है, तो रिजल्ट क्या होता है? पफनेस और स्वेलिंग ऑफ अ बॉडी हो जाती है, जिसे एडमा कहते हैं। अब तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको अगले टॉपिक में रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ाऊंगा और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल जो एग्जाम में आया हुआ है उसको लूँगा। थैंक यू। समझ आ गया होगा, हमें लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।